Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले गोल्ड की डिमांड से जुड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। कीमतें बढ़ने की वजह से सितंबर तिमाही के दौरान ज्वेलरी के लिए डिमांड में 31% गिरावट आई है, हालांकि निवेश मांग बढ़ी है। इसके बाद क्रोम ब्राउजर की खामियों को लेकर सरकार की तरफ से दी गई जानकारी पर बात होगी। अंशुमान सर से जानेंगे कि सरकार ने क्या खामियां बताई है और उनसे क्या खतरा है। अगली खबर शेयर बाजार के गैर बेंचमार्क इंडेक्स से जुड़ी है। सेबी इन सभी इंडेक्स में बदलाव कर सकता है और इनमें शेयरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौते का विश्लेषण होगा। ट्रेड डील से पहले हुए इस समझौते को लेकर चर्चा बढ़ गई है। अंशुमान सर से जानेंगे कि इस समझौते के मायने समझेंगे पूरा विस्तार से सर के साथ। अगली खबर चीन के उस कदम से जुड़ी है जिनमें चीन डी-डॉलराइजेशन पर आगे बढ़ा है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी के साथ अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ाने के लिए डील की है। अंत में लेंसकार्ट के आईपीओ पर बातचीत होगी। इस आईपीओ को लेकर बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैल्यूएशन को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि गोल्ड की कीमतों से जुड़ी हुई है और ज्वेलरी डिमांड पर बातचीत की गई है। गोल्ड की कीमतों में अगर देखा जाए तो आई तेजी की वजह से देश में ज्वेलरी के लिए गोल्ड की डिमांड घटी है और निवेश के लिए बढ़ गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि सितंबर तिमाही के दौरान देश में ज्वेलरी के लिए गोल्ड की डिमांड में 31% की भारी गिरावट आई है। पिछले साल सितंबर तिमाही में ज्वेलरी के लिए 171 टन से ज्यादा गोल्ड की खपत हुई थी। सर, गोल्ड की डिमांड के आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं? गोल्ड के आंकड़ों को थोड़ा करीब से देखने की ज़रूरत है दर्शकों के लिए, क्योंकि हम बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं और ये आंकड़े हमें 2-3 अलग अलग परिदृश्य दिखाते हैं जो समझना ज़रूरी है निवेशकों के लिए भी और गोल्ड रखने वालों के लिए भी। इन आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो ज्वेलरी की डिमांड में बड़ी गिरावट है, 31% काफ़ी बड़ी कमी है। भारत आमतौर पर फिजिकल गोल्ड का बड़ा बाजार है और गोल्ड की कीमतों में तेजी के बाद ये जो फिजिकल गोल्ड का ज्वेलरी के तौर पर या ठोस सोने को भौतिक सोने को खरीदने का बाजार है, ये सिकुड़ रहा है। और ये भारत की जो गोल्ड इकोनॉमी है, जो भारत की रिटेल गोल्ड इकोनॉमी पूरे गांव और कस्बों में फैली हुई है, उसके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण वजह है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप निवेश की मांग को देखें तो उसमें वैल्यू टर्म्स में करीब 74% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। करीब 91.6 टन के आसपास मांग पहुंच गई निवेश के लिए। ओवरऑल गोल्ड की डिमांड में 16% की गिरावट आई, ये भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। भारत चूंकि सोने का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज़्यादा खपत है, तो इस गिरावट का आंकड़ा हमको ये बताता है कि कैसे गोल्ड को रखने का, गोल्ड के निवेश का तौर तरीका बदल रहा है। एक आंकड़ा और इसमें महत्वपूर्ण है कि सप्लाई की साइड से भी भारत में गोल्ड इंपोर्ट्स लगभग 37% ईयर ऑन ईयर आधार पर कम हुए हैं। यानी गोल्ड की कीमतें बढ़ने के कारण उसके इंपोर्ट में भी कमी आई है, लेकिन वैल्यू टर्म्स में चूंकि सोने की कीमतें ऊपर थी इसलिए वैल्यू टर्म्स में इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। रिसाइकलिंग में मामूली 7% का डिक्लाइन दिखाई दिया है। एक तो तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर ग्लोबल स्तर पर है। ग्लोबल स्तर पर सोने की मांग में 3% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। WGC का जो ताजा आंकड़ा आया और WGC का अपना आकलन कहता है कि गोल्ड की मांग मांग या बाजार अभी अपनी पूरी परिपक्वता पर, सैचुरेशन पर नहीं पहुंचा है। यानी यहां अभी मांग आने वाले समय में जारी रहने की संभावना है। अगली खबर की ओर चलते हैं। देश के साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग सर्ट-इन ने डेस्कटॉप पर इस्तेमाल होने वाले गूगल के क्रोम ब्राउज़र में कुछ खामियों को लेकर आगाह किया है। इन खामियों की वजह से डेस्कटॉप पर क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल के दौरान डेटा चोरी का खतरा है। सर्ट-इन ने इन खामियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताया है। गूगल क्रोम के अलावा डेवलपर प्लेटफॉर्म जिट लैब को लेकर भी खामियां
बताई गई हैं। सर थोड़ा इसको समझाइए कि सर13 ने ऐसी क्या चीज़ें पाई हैं जो गंभीर है। क्रोम सबसे बड़ा ब्राउज़र है और बहुत सारे लोग दुनिया में अपने डेस्कटॉप के ऊपर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट गूगल क्रोम का है, इसलिए उनके लिए जानना ज़रूरी है कि भारत की जो आधिकारिक सरकारी कंप्यूटर इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है सर13, उसने ये कहा है कि क्रोम का जो ताज़ा सिस्टम है उसमें जो V8 है उसको लेकर और V8 और एक्सटेंशंस को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इसके अलावा जो ऐप बाउंड इंक्रिप्शंस है, ऑटोफिल है, ये कुछ ऐसे टूल्स या ऐसी फीचर्स हैं क्रोम में जिनका इस्तेमाल बाहरी स्तर से कोई व्यक्ति हैक करने के लिए कर सकता है और इनके जरिए जरूरी सूचनाएं चुराई जा सकती हैं। ओमनी बॉक्स में सिक्योरिटी, UI का स्प्लिट व्यू, पॉलिसी बाईपास एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें गूगल के क्रोम को इस समय एक खतरनाक या एक जोखिम भरा ब्राउज़र बना रही हैं, जहां से वो प्रवेश करके कोई भी व्यक्ति निजी सूचनाएं कंप्यूटर से निकाल सकता है या चुरा सकता है। गूगल की तरफ से अभी क्रोम को लेकर इस भारतीय सर13 के इस ऑब्जर्वेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। रिटेल महंगाई मापने के नए फॉर्मूले में गांवों में घर के किराए को भी शामिल किया जा सकता है। रिटेल महंगाई मापने के नए तरीके को लेकर सांख्यिकी मंत्रालय ने गुरुवार को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें गांव के घर किराए को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। मौजूदा फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो शहरों के घर किराए को ही शामिल किया जाता है। सर ग्रामीण घरों के किराए को जोड़ने का क्या मतलब है, इससे क्या फायदा होगा? ग्रामीण इलाकों में किराए के या रेंट का बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन इस इंडेक्स में इस बदलाव से दो मकसद दिखते हैं। प्रथम दृष्टया जो हमें जो जानकारी सरकार की तरफ से संकेतों में मिल रही है कि एक तो जो हाउसिंग इंडेक्स है इन्फ्लेशन का, उसका दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हाउसिंग इंडेक्स अभी खास महानगरों पर और शहरों पर केंद्रित है, तो इसलिए हाउसिंग किराए की और हाउसिंग के खर्च की और इसकी महंगाई की पूरी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती। ग्रामीण इलाकों में को जोड़ने का मतलब होगा कि जो शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर लोग शहरों के को छोड़कर आवास के लिए रहते हैं, क्योंकि शहरों में आवास की महंगाई है, उन्हें इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अर्बन एरिया में करीब 12 यूनिट्स का बेस सैंपल रखा जाएगा और रूरल एरिया में 6 यूनिट्स का पर मार्केट का सैंपल रखा जाएगा, जिससे कि हाउसिंग इन्फ्लेशन को नापने का और मकान के किराए से आने वाली महंगाई को नापने का जो बेस है, जो डेटा का आधार है, वो बड़ा हो सके। अगली खबर की ओर चलते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार के गैर बेंचमार्क इंडेक्स में बदलाव करने की योजना बनाई है। बैंकेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जैसे इंडेक्स में शेयरों की संख्या को मौजूदा स्तर से बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इंडेक्स के भीतर किसी एक कंपनी के शेयर की हिस्सेदारी पर कैपिंग भी लगाई जा सकती है। सर इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि पुनर्गठन का प्लान क्या है, और साथ ही ये भी बताइए सेबी ऐसा क्यों करने जा रहा है। ये बड़ा बदलाव है और निवेशकों के लिए, खासतौर से जो डेरिवेटिव निवेशक हैं, जो मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि सेबी ने बैंक निफ्टी को, जो कि सबसे बड़ा सेक्टोरल इंडाइसेस है और एक तरह से मार्केट को लीड करता है, उसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी की है। मकसद दो हैं कि एक तो कंसंट्रेशन का रिस्क कम किया जाए, कुछ ही स्टॉक्स में पूरे इंडेक्स की जान न बसे, और दूसरा मैनिपुलेशन की संभावनाएं सीमित की जाएं, और इसलिए ये भारत के सबसे बड़े सेक्टोरल इंडेक्स के पुनर्गठन की तैयारी की जा रही। मार्च 2026 तक ये चरणों में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। सेबी का प्लान ये है कि ज़्यादा स्टॉक्स हो, कम से कम 14 स्टॉक्स इसमें रखे जाएंगे, जो इनकी संख्या अभी 12 है। जो वेटिंग की कैप्स हैं अलग अलग स्टॉक्स की, किसी भी एक बैंक में 20% से ज़्यादा वेट नहीं दिया जाएगा इंडाइसेस में, जैसे कि HDFC बैंक को भी 30% का वेट मिला है। दूसरा पैमाना यह होगा कि जो टॉप 3 बैंक हैं इंडेक्स में, उनका साझा मिलाकर वेट 45% से ज़्यादा नहीं होगा, और वेट को फ्री फ्लोट मार्केट कैप के घटते क्रम में संतुलित किया जाएगा। क्रियान्वयन 4 ट्रांच में होगा, लगभग हर महीने। मार्च 31 मार्च 2026 तक पूरा इंडेक्स रिस्ट्रक्चर होकर सामने आएगा। ऐसा इसलिए कि बाजार को अचानक झटके ना लगे। जो नए बैंक इसमें शामिल होने वाले निवेशकों के लिए वो ध्यान रखना जरूरी है, वो जान सकते हैं। उसमें फेडरल बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हो सकते हैं, और इसके बाद इस बैंक निफ्टी का दायरा खासा बड़ा हो जाएगा।
वजह ये थी कि जेन स्ट्रीट घोटाले में बड़ी नसीहतें मिली सेबी को। इन इंडेक्स में कंसंट्रेशन था, कुछ ही बैंकों में ज़्यादा वेटेज होता था, ट्रेडिंग में बड़ा असंतुलन होता था और डेरिवेटिव सेटलमेंट में गड़बड़ी होती थी, ऑप्शंस की में अनियमितता दिखाई देती थी। इस बदलाव से सिस्टमिक रिस्क कम होगा, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निवेशकों को सुरक्षा मिलेगी। सर ये भी बताइए कि सेबी के इस कदम का मार्केट पर क्या असर होगा? मार्केट पर असर होगा, क्योंकि देखिए एक तरफ तो वो निवेशक हैं जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं, जिनके लिए ये रिस्ट्रक्चरिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको जानना जरूरी है, जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। दूसरी तरफ वो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं जो इंडेक्स में तो नहीं लेकिन बैंकों में निवेश करते हैं, उनको ये दिखेगा कि कई महत्वपूर्ण छोटे बैंक अब इस सूचकांक का हिस्सा होने वाले हैं। और तीसरी तरफ म्यूचुअल फंड के निवेशक भी हैं। इसलिए यह फैसला बड़ा बहुआयामी है और बहुत बड़े निवेशक तबके को प्रभावित करेगा, लगभग सबको प्रभावित करेगा। खासतौर पर यह बदलाव जो पैसिव फंड्स का फ्लो है उन पर बड़ा असर डालेगा। पैसिव फंड्स वो हैं जो किसी इंडाइसेस को, किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो पैसिव फंड फ्लो में अब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई से करीब 20 से 25 हजार करोड़ का आउटफ्लो दिखाई दे सकता है कुछ चरणों में, जब तक कि इस इंडेक्स का पुनर्गठन पूरा होगा। ईटीएफ और जो इंडेक्स एमएफ है उनको अपने स्टॉक्स बेचने होंगे, क्योंकि इसके वेटेज में, अलग अलग स्टॉक्स के भार में बदलाव होगा। नए स्टॉक्स में करीब 8 से 12 हजार करोड़ का इनफ्लो आ सकता है, यानी इनमें एक शॉर्ट टर्म रैली बनती दिखाई देगी आपको इन बैंक से स्टॉक में। अच्छा, हर ट्रांच और इफेक्टिव डेट पर बाजार में और स्टॉक्स में अस्थायी उतार चढ़ाव भी संभव है। जिस तरीके का इंडेक्स इस समय बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें ऐसी स्ट्रेटजी दिखती है कि किसी एक स्टॉक का झटका पूरे इंडेक्स को ना हिला दे। ऑप्शन की एक्सपायरी इससे संतुलित रहेगी। ये एक किस्म का पायलट है, क्योंकि अगर ये पायलट पूरी तरह सफल रहा तो फिर ये बाकी जो डेरिवेटिव इंडेक्स हैं उन पर भी इसी तरीके का मॉडल लागू किया जा सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से पहले दोनों देशों के बीच डिफेंस समझौता हुआ है। कुआलालंपुर में हुए इस समझौते में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका की तरफ से वॉर सेक्रेटरी पेट हेगसेट ने इस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। डील के तहत 10 वर्षों तक दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। सर ये डील है या कुछ और समझौता, इसे कैसे समझा जाए? समझौता डील तो नहीं है, ये 10 साल के डिफेंस का एक फ्रेमवर्क है जिस पर सहमति हुई है। इसके ब्यौरे में हथियारों की खरीद या आपूर्ति जैसी कुछ चीजें भी शामिल नहीं, जो ब्यौरा सरकार की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि ये है कि फरवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अमेरिका में मुलाकात हुई थी, उस समय इस फ्रेमवर्क की तैयारी की गई थी और इस फ्रेमवर्क पर अब दस्तखत हुए हैं। ब्रॉडर लेवल पर अगर आप देखें तो ये अमेरिका और भारत के बीच जो ताजा तनाव था, खींचतान था, उसको थोड़ा पिघलाने की कोशिश है, क्योंकि दोनों देशों के रक्षा मंत्री मलेशिया में कुआलालंपुर में मिले थे आसियान की बैठक की साइडलाइंस में और वहां इस पर दस्तखत हुए हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण खरीद शामिल हो सकती है जिसका संकेत मिल रहा है, वो है जो जी का एरोस्पेस F404 इंजन है, जो तेजस के लिए, जो भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके लिए उसकी जरूरत है। और ये लंबे समय से भारत इसकी प्रतीक्षा कर रहा है अमेरिका से इस इंजन के लिए, क्योंकि ये तमाम खींचतान में उलझा हुआ था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसकी जरूरत है ताकि वो इंडियन एयरफोर्स को समय पर तेजस की डिलीवरी कर सके। ऐसे संकेत मिल रहे हैं इन वार्ताओं से, इस समझौते से या इस फ्रेमवर्क पर सहमति से, कि शायद इसके सहारे भारत को इन विमान इंजनों की आपूर्ति अब जल्दी शुरू हो सकती है। इस फ्रेमवर्क में आगे कुछ और हथियार सौदे शामिल किए जाएंगे या कुछ बाकी और डिफेंस इक्विपमेंट शामिल किए जाएंगे, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। सर ये भी समझाइए कि एशिया पैसिफिक में अमेरिका की क्या रणनीति है, खासकर कोरिया के साथ जो डील हुई वो कैसी है? एशिया पैसिफिक में यह भी माना जा रहा है कि फ्रेमवर्क किसी स्थिति में एशिया पैसिफिक में भी भारत को उन रणनीतिक व्यवस्थाओं में शामिल करने की कोशिश है। लेकिन कोरिया का जो हवाला ब्रज आपने दिया वो बड़ा दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में जितनी भी संधियां की हैं अलग अलग दुनिया के देशों से, EU से, जापान से, वियतनाम से, मलेशिया से और अन्य अलग अलग देशों से टैरिफ के तहत, उसमें कोरिया की डील सबसे अलग खड़ी दिखाई देती है। कोरिया के साथ जो डील हुई उस डील में केवल टैरिफ को कम करना ही नहीं था, कोरिया को
जापान के बराबर टैरिफ मिले, 25% के टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया गया, यानी कोरिया की ऑटोमोबाइल कारें अब उसी टैरिफ पर अमेरिका के बाजार में बिकेंगी जिस टैरिफ पर जापान की कारें बिकती थीं। कई मामलों में जीरो टैरिफ की सुविधा भी दी गई। पर चलते चलते डोनाल्ड ट्रंप ये घोषणा कर गए कि वो कोरिया को न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की इजाजत देंगे और यहां तक की तकनीक भी देंगे। न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया के बहुत हाई प्रोफाइल डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं और अमेरिका की ये सबसे ज्यादा संवेदनशील तकनीक है जो कोरिया को दी जा रही है। दूसरी तरफ कोरिया $350 बिलियन का निवेश करेगा अमेरिका में, उसमें खास तौर से $150 बिलियन का निवेश केवल अमेरिका की शिप बिल्डिंग में किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका शिपिंग में बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि दुनिया की शिपिंग पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो कोरिया की भूमिका एशिया पैसिफिक के हिस्से में और एशिया में खासतौर पर अमेरिका की डिफेंस स्ट्रेटजीज में, रणनीति में महत्वपूर्ण हो रही है और इसलिए ये डील बाकी डील से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका ने अपने यहाँ दूसरे देशों से आने वाले रिफ्यूजियों को शरण देने के कोटे में भारी गिरावट की है। अमेरिका ने इस कोटे का सालाना 1.25 लाख से घटाकर सिर्फ 7,500 कर दिया, यानी सीधे 94% कटौती, और इसमें भी सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के श्वेत रिफ्यूजियों को ही तरजीह दी जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने इस कटौती की कोई वजह नहीं बताई है। सर, रिफ्यूजियों को लेकर ट्रंप का ये फैसला क्या बताता है? कि ये ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज का इरा है और ये उसकी सच्चाई है जो सामने दिखाई देती है। पिछले साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 1,25,000 के आसपास रिफ्यूजीज को स्वीकार करने की सीमा तय की थी। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की नीतियों पर, इमिग्रेशन नीतियों पर काम कर रहे हैं, प्रवासियों को अपने देश से बाहर भेज रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो रिफ्यूजीज को लेकर अमेरिका की नीति नहीं बदलेंगे, और उन्होंने बदल दी है। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट संकेत दिया है कि वो अफ्रीका से केवल श्वेतों को बुलाएंगे, अश्वेतों को नहीं बुलाएंगे। अमेरिका की में जो लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं जो पिछले करीब 60-70 सालों से लिंडन जॉनसन के समय से बनना शुरू हुई थी, उनकी रोशनी में ये कदम बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को इसी तरीके की नीतियों पर आधार रखकर ही बना रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की है, तो दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दर कटौती को लेकर सावधान हो गए हैं। गुरुवार को बैंक ऑफ जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने भी हाल में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था। सर, दुनिया के बैंकों का नजरिया फेडरल रिजर्व के रेट कट के बाद क्या लग रहा है? फेडरल रिजर्व का भी नजरिया, फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद अगली कटौती का कोई संकेत नहीं दिया, यानी फेडरल रिजर्व यहां से कटौती को रोकना चाहता है, आगे नहीं जाना चाहता। उसका असर ही हमें बाजार के सेंटिमेंट के तौर पर दिखाई दिया, बाजार में हमें उसी वजह से गिरावट दिखाई दी। दुनिया भर के बाकी बैंक भी लगभग इस आइडिया से या फेडरल रिजर्व की इस योजना से सहमत दिखाई दे रहे हैं कि ब्याज दरों में आने वाले दिनों में कोई बड़ी कटौती ना की जाए, जहां पर ब्याज दरें हैं उनको इसी स्तर पर रोक लिया जाए। उसकी दो बड़ी दिलचस्प वजह है। एक वजह तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जितना बड़ा असर या जितना खराब असर पड़ना था अर्थव्यवस्थाओं पर, उतना नहीं पड़ा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास दर के आकलन बदले, सारे आकलनों में अर्थव्यवस्थाओं ने मजबूती से इसको एडॉप्ट किया है, ग्रोथ दिखाई है। तो ऐसी स्थिति में ब्याज दरें घटाकर महंगाई की आफत मोल लेने की कोई वजह नहीं बनती। दूसरी बड़ी चीज है कि कमोडिटीज में, खासतौर से कई इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक तेजी का दौर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में विकास दर लौटेगी तो फिर कमोडिटीज की कीमत बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में ब्याज दरें घटाकर महंगाई को और ज्यादा ताकत दी जा सकती है। तो अगर आप गौर से देखें, हम चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। स्विट्जरलैंड ने कहा कि अपने रेट को वो 0% पर रखेगा, इसमें कोई कटौती नहीं करेगा। बैंक ऑफ कनाडा ने फिलहाल अपनी ब्याज दरों में किसी कटौती से इनकार किया है और उनको स्थिर रखने की कोशिश की है। ईजिंग की भी जाएगी तो वो दिसंबर 2026 के बाद की परिस्थितियों के आधार पर की जाएगी। स्वीडन के बैंक की मीटिंग अगले हफ्ते है, ऐसा संकेत है कि शायद ब्याज दरों में कमी नहीं होगी। न्यूजीलैंड की भी यही स्थिति है। यूरोजोन में ईसीबी से फिलहाल ब्याज दरों में किसी बड़ी कटौती की उम्मीद नहीं है। बैंक ऑफ जापान, जो कि एक और बड़ा बैंक है, उसने तो थोड़ा सा संकेत ये भी दिया है कि जरूरत पड़ी तो उसे ब्याज दरों में थोड़ी बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि जापान में हाल फिलहाल के महीनों में इस साल हमने महंगाई में मजबूत बढ़ोतरी देखी है। तो दुनिया के देश अब अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ
के असर को समझ रहे हैं और चूंकि अर्थव्यवस्थाओं ने टैरिफ के असर को पचा लिया है, तो इसलिए ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया यहां रोकी जा रही है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी पिछली बैठक में यथास्थिति रखी और शायद अगली बैठक में भी यही स्थिति रहने की संभावना है। इसका असर यह होगा कि अमेरिका ने ब्याज दरों में कटौती को स्थगित करने के लिए फेडरल रिजर्व ने फिलहाल रोकने का जो संकेत दिया, उसके बाद हमने डॉलर में मजबूती आती हुई देखी है। अगली खबर की ओर चलते हैं। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने के लिए एक कदम उठाया है। चीन ने लौह एस के कारोबार के लिए ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी BHP के साथ करार किया है, जिसके तहत कारोबार की 30% सेटलमेंट उसकी करेंसी युआन में होगी। चीन का यह प्रयोग अगर सफल रहता है तो इससे डॉलर इंडेक्स पर चोट पहुंच सकती है। सर, ये डील क्या है जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ हुई है? ये बेहद सनसनीखेज खबर है और ये खबर डोनाल्ड ट्रंप जब चीन के साथ बातचीत कर रहे थे समझौते पर सियोल में, उसी दौरान ये समझौता या ये डील ऑस्ट्रेलिया की कंपनी BHP बिलिटॉन और चीन के बीच में हुआ ये कि चीन ने तय किया है कि वो आयरन ओर के बड़े हिस्से का, आयरन ओर ट्रेड का बड़ा हिस्सा जो वो इंपोर्ट करता है, उसे अब RMB या युआन में सेटल करेगा। BHP बिलिटॉन दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। ये अगले 3 महीनों में 30% के आसपास की स्पॉट सेल्स, यानी जितना ये आयरन और चाइना को एक्सपोर्ट करती है, उसका 30% हिस्सा, स्पॉट बिक्री का हिस्सा युआन में सेटल करेगी। और इससे अमेरिकी डॉलर की जो दुनिया के बाजारों में बादशाहत है, उसे सीधी चुनौती मिलेगी। माना जा रहा है कि BHP सालाना करीब 8.85 करोड़ टन यानी $10 बिलियन के आसपास का आयरन ओर युआन में सेटल करेगी और चीनी खरीदारों के साथ स्पॉट ट्रेड करेगी। इसके पीछे किस्सा है जो जानना जरूरी है। ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। चीन ने 2025 में, चीन का जो मिनरल रिसोर्सेज ग्रुप है, जो सबसे बड़ा मिनरल ट्रेडर है सरकार का, उसने BHP से डॉलर सेटल्ड आयरन ओर की खरीद इसी 1 महीने पहले रोक दी थी सितंबर में। और उसके बाद दुनिया के आयरन ओर बाजारों में बड़ा हो हल्ला हुआ। BHP हिल गई क्योंकि BHP के लिए इतना बड़ा बाजार था चीन, और उसके बाद वो BHP चीन की शर्तों पर काम करने को तैयार हुई। चीन चूंकि ऑस्ट्रेलिया के से 60% आयरन ओर खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में चीन का हिस्सा 60% है, चीन सबसे बड़ा ग्राहक है, इसलिए चीन ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किया और RMB को या अपनी करेंसी को आयरन ओर की ट्रेड के सेटलमेंट में वो केंद्रीय भूमिका में ले आया है। सर, ये भी समझाइए कि इस फैसले का ग्लोबल मार्केट पर क्या असर होगा? कि बड़ा असर यह है कि आयरन ओर की कीमत हमेशा US डॉलर में तय होती थी पूरी दुनिया के बाजारों में। चीन ने इसका एक बड़ा हिस्सा अपने बाजार में कम से कम युआन में सेटल करना शुरू कर दिया। ब्राजील का आयरन ओर चीन पहले से खरीद रहा है, जिसका 28% हिस्सा RMB में युआन में सेटल होता है। तो चीन अपनी जरूरत का जो भी आयरन ओर खरीद रहा है वो युआन बेस्ड हो चुका है। तो दुनिया के बड़े निर्यातकों के लिए जो चीन को निर्यात करते हैं अलग अलग मेटल्स के, उनके लिए स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में चीन इसी तरीके की डील और जगह भी करेगा और आयातों को भी युआन में सेटल करने की कोशिश करेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि युआन इंडेक्स अगर शुरू हो गया मेटल में, तो डॉलर के बेंचमार्क इंडेक्स को पर असर पड़ेगा। चीन अपनी करेंसी की कीमत घटाता है और इसका असर हमें इस ट्रेड पर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। चूंकि चीन 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के कोयला पे, बारले पे बैन लगा चुका है और सख्ती के साथ अपने बाजार की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये अन्य निर्यातकों के लिए भी एक किस्म का इशारा है कि ये इस तरीके की प्रक्रिया आगे आने वाले दिनों में अपनाई जा सकती है। अगली खबर की ओर चलते हैं। चश्मे बेचने का काम करने वाली कंपनी लेंसकार्ट का IPO आज से खुल गया है। इस IPO को लेकर बाजार में खूब चर्चा है। IPO के जरिए कंपनी 70,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 7,278 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। IPO के लिए ग्रे मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगातार घट रहा है। सर, इसको समझाइए कि लेंसकार्ट के वैल्यूएशन को लेकर इतने सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? निवेशकों को इसमें क्या समझना जरूरी है? भारत के IPO बाजार में और खासतौर से IPO वैल्यूएशन किसी दूसरी दुनिया से ही तय हो रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा इस IPO को देखकर। हालांकि जब हम इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक इंस्टीट्यूशनल साइड से करीब 46% ये IPO सब्सक्राइब हो गया। रिटेल
की तरफ से कोई बड़ा उत्साह में नहीं दिखाई दिया। और उसकी स्वाभाविक सी बात है कि इस आईपीओ में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी दरारें हैं जिन्हें निवेशकों के लिए समझना जरूरी है अगर वो इसमें निवेश करना चाहते हैं। या टेक आईपीओ के भीतर दरअसल जिस तरीके के से वैल्यूएशन किए जाते हैं वो पूरी प्रक्रिया इतनी विवादों और सवालों में क्यों, हमारे लिए जानना जरूरी है। लेंसकार्ट का आईपीओ करीब 8.4 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन मांग रहा है। 70,000 करोड़ रुपए का चश्मे बेचने वाली कंपनी है, एक चश्मे बेचने का नेटवर्क है। इसका जो पी रेशियो है वो 230 टाइम्स है, जो पिछले साल की सेल्स का 10 गुना है। आपको हैरत होगा कि पिछले पूरे साल की जितनी सेल्स की थी लेंसकार्ट ने, उसका 10 गुना रेशियो माना जा रहा है। पेटीएम, जोमेटो, नायका में लोगों के हाथ जल चुके हैं। उन्होंने 20 से 25 गुना सेल्स के रेशियो पर लिस्टिंग की थी, उसके बाद में 30 से 75% तक स्टॉक टूट गए थे। इसलिए लेंसकार्ट को एक चुटकी नमक के साथ लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अंदर जाकर अगर आप देखें तो इसकी मुनाफे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसको लेकर तमाम सवाल हैं। 2025 का ज्यादातर प्रॉफिट अकाउंटिंग गेन से निकाला गया है। कंपनी का असली बिजनेस मार्जिन केवल 4% है और जो स्टेबल इनकम है उसको लेकर डाउट दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात इन आईपीओज में जो हमने पिछले दिनों में भी देखी थी, कई टेक आईपीओ में जो निवेशकों को ध्यान रखना जरूरी है वो ये है कि जो ऑफर फॉर सेल है वो एक किस्म की चेतावनी है, क्योंकि 70% हिस्सा सॉफ्टबैंक, अल्फावेब जैसे पुराने निवेशकों के पास है। तो जैसे ही लॉक इन खत्म होगा ये निवेशक यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, जैसा हमने पहले आईपीओज में भी देखा था। जो पैसा ले रही है कंपनी उसमें केवल 30% फ्रेश कैपिटल दुकान किराया एक्सपेंशन के लिए होगी, इनोवेशन कर्ज चुकाने के लिए नहीं होगी। बिजनेस का रिस्क भारी है। 40% सोर्सिंग चीन से है। जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन हिली तो कंपनी के कारोबार को खतरा होगा। मुकाबले में तमाम छोटे ब्रांड हैं जिनसे मुकाबला है। टाइटन और का i+ एक बड़ा बाजार का प्रतिस्पर्धी है। समझना जरूरी है कि क्यों इसके वैल्यूएशन पर इतने सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चश्मा या आई वियर लो फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट हैं जिनको लोग बार बार नहीं बदलते हैं, महीनों में 6 महीनों में एक बार बदलते हैं। ये जोमेटो जैसा रेगुलर परचेज का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से लोग रोज खाना मंगाते हों, या ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे ग्रॉसरी के हों, या पेटीएम जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां लोग ऑनलाइन फिनटेक का इस्तेमाल करते हों। इस दृष्टि से इसको लेकर सवाल दिखाई दे रहा है। चूंकि 2021 के बाद से ज्यादातर आईपीओ, टेक आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर आए थे और लॉक इन खत्म होने के बाद गिरे थे। बड़े निवेशक इससे निकल जाते हैं, रिटेल फंस सकते हैं। इस वजह से इस आईपीओ के वैल्यूएशन पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सर ये भी बताइए कि वैल्यूएशन के पक्ष में लेंसकार्ट प्रबंधन का क्या तर्क है? लेंसकार्ट प्रोफेशनल का कहना है कि 10 टाइम्स का सेल्स रेशियो बेहतर है। पुराने आईपीओ में घाटा था, यहाँ घाटा नहीं है, रेवेन्यू स्ट्रीम दिखाई दे रही है। पीयूष बंसल जो सीईओ उनका कहना है कि भविष्य तो मार्केट तय करेगी। हम ओमनी चैनल में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए तरीके के चश्मे लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्टोर्स बढ़ाएंगे और इस वजह से ये इतना भारी वैल्यूएशन जायज है। चूंकि निवेशक आईपीओ से जल चुके हैं, प्रॉफिट क्वालिटी चेक करने लगे हैं, पोस्ट लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने लगे। यही वजह है कि जो बात ब्रजा आपने शुरुआत में कही कि ग्रे मार्केट में इसको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। ग्रे मार्केट में जो हॉट आईपीओ वाला जोश था वो इसमें दिखाई नहीं दिया है। बाजार के तमाम निवेशक और जो आईपीओ को करीब से परख रहे हैं और हैं एनालिसिस के जरिए हम लोग जो देख रहे हैं उससे समझ में आता है कि कंपनी के पास विजन तो है पर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की गारंटी इस आईपीओ में नहीं दिखाई देती। पर चूंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा वैल्यूएशन है और टेक स्टॉक्स को लेकर, टेक आईपीओ को लेकर तजुर्बे खराब रहे, इसलिए इतनी उत्सुकता इसको लेकर बनी हुई है। जी बिल्कुल, जैसा सर बता रहे हैं इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। दर्शकों को सर अर्थम का भी बहुत इंतज़ार रहता है। सर इस बार के अर्थम में क्या कुछ खास है? देखिए, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी अमेरिका और चीन के बीच संधि या डील या एक समझौता, जिसके बाद दुनिया में पिछले 6-8 महीने से चल रहा व्यापार युद्ध ठंडा पड़ता दिखाई दिया और दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा रियायतें देने की कोशिश की। इन रियायतों के पीछे क्या है? आखिर पूरी दुनिया क्यों ये मान रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को झुककर चीन की शर्तें माननी पड़ी? तमाम कोशिशों के बाद, टेंट्रम्स के बाद, धमकियों के बाद अंततः डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका चीन के साथ वार्ता की मेज पर बैठा और संधि की और उस संधि में चीन की शर्तें माननी पड़ी।
ऐसा क्या है चीन के पास? बात केवल रेयर अर्थ की नहीं है। हम थोड़ा भीतर चल के इस बार के अर्थ में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस तरीके की संधि करने पर मजबूर क्यों हुए। वो ट्रंप जिन्होंने कोरिया को, जापान को, सऊदी अरब को, ईयू को अपनी शर्तों पर निवेश लेकर अपना माल बेचने की शर्तों पर बेहद सख्ती के साथ संधि के लिए राजी किया, वहां उन्होंने चीन की शर्तें मानी। तो चीन के पास अकेले रेयर अर्थ नहीं है, और भी कुछ बहुत बड़ा है, और वो इस संधि की मेज पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आया है। हम इस बार खोलेंगे अर्थ में वो सारे क्षेत्र, वो सारे रहस्य जिनकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि इस व्यापार युद्ध में मजबूर कौन था। चीन को टैरिफ पर टैरिफ लगाकर सबक सिखाने की धमकी देते देते डोनाल्ड ट्रंप व्यापार वार्ता के लिए, संधि के लिए मेज पर क्यों बैठ गए? आप कहेंगे ये मामला रेयर अर्थ का है। बात केवल रेयर अर्थ की होती तो चल जाता। दरअसल चीन दुनिया में अब बेहद जरूरी चीजों पर जो प्रभुत्व रखता है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को तमाम नखरों के बावजूद चीन के साथ संधि की मेज पर बैठने को विवश किया है। ये बात रेयर अर्थ से निकलकर बहुत दूर तक चली गई है। कौन कौन से हैं वो क्षेत्र, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जहां अभी दुनिया चीन से डिकपल होने की, अलग होने की सोच भी नहीं सकती। इस बार हम ले चलेंगे आपको अर्थम में चीन की उस महत्वपूर्ण रणनीतिक ताकत की दुनिया के भीतर जो रेयर अर्थ के पार जाती है। जी बिल्कुल, इस बार का अर्थम आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बोनस पॉइंट में अंशुमान सर दिन भर की जो खबरें आती हैं, अपडेट्स आते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही उन खबरों का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो इस बार का बोनस पॉइंट आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.